सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर नेगेटिव मॉडल वीडियो। और इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि ऑल सीरी की बर्थडे पार्टी के अंदर में बैंड हमारा राजा भाई बचाने वाला है और वो कैसे पता चल जाएगा। तो चलिए आज के वीडियो को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि हम सभी लोगों ने देखा कि वालिन वहाँ पे मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन से ब्रेक थ्रू कर चुका था और वहाँ पर बर्थडे पार्टी जोरों शोरों से चल रही है। 7 दिनों से सभी लोग उत्सव मना रहे, खा रहे, पी रहे, नाच रहे। इनफैक्ट वहाँ पे कई सारे बड़े बड़े तगड़े तगड़े गेस्ट आ गए, जिनमें से कुछ तो ये लियांग कॉर्पोरियल रिम के अंदर में थे। और वहाँ पर हमारा सेकंड ब्रदर यानी कि शांग ज़ियाओफांग वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे खुश हो रहा था, क्योंकि अब वहाँ पे कोई कॉम्पिटिटर बचा ही नहीं है। उसने बाकी सभी लोगों को सल्टा दिया। और सिक्स ब्रदर जो कि उसके साथ लड़ाई कर सकता था, वो पता नहीं कहाँ इतने सालों से बाहर है, इस बारे में किसी को भी नहीं पता। जिस वजह से वो वहाँ पे खुश है कि बस अब मैं ही बनने वाला हूँ कोड डिसाइपल। लेकिन यहाँ पर वालिन ने फाइनली उस ट्रैप को तोड़ दिया जिसके अंदर वालिन को फंसा के गई थी वो औरत, महिला और स्त्री, मतलब तीनों एक ही थी। उसने फंसा दिया था, तो वालिन ने उसे तोड़ दिया मिड सोल ट्रांसफॉर्मेशन में ब्रेक थ्रू करने के ठीक बाद ही। तोड़ने के बाद उसके दिमाग में प्लान आता है, सबसे पहले गुस्सा। सबसे पहले वो चाहेगा सेकंड ब्रदर को पीटेगा, बाद में किसी और चीज़ों के बारे में बात की जाएगी। लेकिन तियानमेन बैंड के ऊपर में वो नया है, उसे घंटा नहीं पता कि कौन सी चीज़ किस तरफ में है, और उसे ये भी नहीं पता कि हेवन मेंडिंग सेट किस तरफ में है। तो वो वहाँ पे टेंशन में बैठा हुआ था। लेकिन तभी उसे याद आता कि ओहो, मेरे पास एक है कोई जो मुझे हेल्प कर सकता है। तभी उसे याद आता है साओ यूडोकी। तुम लोगों को पता होगा ये वही सोल है जिसकी वायलिन को मिला था उस कॉप्स सेट के अंदर में, जहाँ पर वो एक कॉप्स खरीदने गया था और वहाँ पे वायलिन उसे कूट काट के पकड़ लिया। जिसके बाद वो उसे एज अ मैसेंजर, मतलब खुद के एक स्वॉर्ड सोल के रूप में इस्तेमाल कर रहा है। उसने यहाँ पर उसे निकाला, यानी कि साओ यूडो को। वो यहाँ पर ऑलरेडी कई सालों से रह के गया, जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा फेमिलियर इस पूरे प्लेनेट से। जिस वजह से वालिन ने सीधा वहाँ पे ऑर्डर दिया कि बता हेवेंस फेट सेट किस तरफ में है। तो वहाँ पर साओ यूडो को पता था कि वो किस तरफ में है। जिस वजह से उसने कहा कि यहाँ से तकरीबन 1 लाख किलोमीटर दूर वेस्ट की साइड में हम लोग का हेवन फेट सेट है। तो वहाँ पर वो जो बर्थडे पार्टी की जश्न है वो तकरीबन 7 दिनों से कंटिन्यू थी। सब लोग मजे कर रहे थे और इस दौरान 8वें दिन यानी कि आज के कल होकर वहाँ पे ऑल सिर अपने कोड डिसाइपल को सिलेक्ट करेंगे। और जब वहाँ पे वालिन अवेलेबल नहीं होगा, चिल मार के बैठ के वहाँ पे नाच देख रहा था औरतों का, और वो बहुत ज़्यादा ही खुश था। और उसके मन का ये जो खुशी है ना, मुझे देख के बहुत अच्छा लग रहा था। बड़ा ही क्यूट बच्चा है, पूरे सपने बूंद के रखा है, लेकिन वालिन उस सपने के ऊपर मुँह नहीं आ रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से। इतनी तेज़ी से ट्रैवल करने के बाद वालिन फाइनली उस जगह पे पहुंच जाता है और एक ही झटके में गिरता है, बूम। पूरी पार्टी तहस महस, मतलब वो चैप्टर का नाम ही था डिस्ट्रॉइंग द सेलिब्रेशन। और वहाँ पर वालिन पहुँचते ही बहुत ज़्यादा ही गुस्से में था। उसने सीधा सोच लिया था, पहले इससे निपटूंगा, बाद में कुछ और होगी, जो रास्ते में आएगा मैं उसे मार दूंगा। इसके बाद ही यहाँ पे हमें पता चलता है कि सबसे पहले जो भड़किया कौन था, वही वो मिडिल एज आदमी, इसके साथ साथ सेकंड ब्रदर। इन दोनों का दिमाग बहुत ज़्यादा सटक गया। और यहाँ पर वो जो औरत जिसने उसे वहाँ पे उस जगह पे फंसा दिया था, वो वहाँ पर अवेलेबल थी, और यहाँ पे भाई भी था। जिसके बाद यहाँ पे वालिन घुसते ही सबसे पहले वो बोलता है कि जिसने भी मुझे षड्यंत्र करके मारने की कोशिश की या फिर फंसाने की, मैं उससे यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ूंगा। उसने यहाँ पर एक काफ़ी कूल डायलॉग मारा, मैं किसी के साथ उलझना नहीं चाहता, लेकिन अगर कोई मेरे साथ उलझेगा तो वो अपने जान से हाथ धो बैठेगा। और जैसे ही उसने ये डायलॉग मारा यहाँ पर, तो वो मिडिल एज आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। उसे लगता है कि कैसे कोई मास्टर की बर्थडे सेलिब्रेशन को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर सकता है। उसने कहा कि अभी फिलहाल बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है, तुम चुपचाप यहाँ पर आके बैठ जाओ। यहाँ तक कि सेकंड ब्रदर ने भी उसे यहाँ पर ऑफर किया, लेकिन वालिन इन सभी चीज़ों को सुनने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। वो कहता है आज मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद वो जो थर्ड, मतलब मिडिल एज आदमी था, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो वहाँ पर आगे बढ़ के आता है वालिन से लड़ने के लिए। इसके बाद वो वहाँ पे उतरता है उससे लड़ने के लिए। वालिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा गुस्सा था। उसने सीधा वहाँ पे एंट्री मारते ही सबसे ताकतवर हमला किया, जो कि था डिमोनिक फ्लेम से। और इसकी जो भयानक टेक्निक, यानी कि उसकी जो पावर्स थी, वो अलग लेवल थी। उससे जो फ्लेम निकलता है, उसके आसपास के कल्टिवेटर्स तक डैमेज होने लगते हैं। इतना ज़्यादा डैमेज कि उन्हें खुद के सामने बैरियर क्रिएट करके खुद को प्रोटेक्ट करना पड़ा। और इस दौरान तुम्हें क्या लगता है कि वो मिडिल एज आदमी खुद को टिका पाएगा? उसकी हालत फट चुकी थी, वो वहाँ पे पूरी तरीके से जख्मी हो चुका था। इसी दौरान वहाँ पे वो सेकंड ब्रदर भी उस बैटल के अंदर में एंटर करता है, उसे वो काफ़ी बुरा वाला कूट भी देता है। सेकंड ब्रदर की हालत बहुत ख़राब है, वहाँ पे मिडिल एज आदमी की भी हालत ख़राब है। और वालिन के सामने में वो सेकंड ब्रदर अभी सामने में पड़ा हुआ है, लेकिन वालिन उसे मारता नहीं है, बल्कि उसे छोड़ के आगे की तरफ चला जाता है, क्योंकि उसका जो मेन खुन्नस था वो फर्स्ट ब्रदर से ज़्यादा था, मतलब वही मिडिल एज आदमी से। वो मिडिल एज कल्टिवेटर ऑलरेडी इस तरीके से घायल हो चुका है कि उसे बचा पाना मुश्किल है। और वालिन ने यहाँ पे निकाल लिया सोल लेशर। पता नहीं इसके पास में कितने तगड़े तगड़े ट्रेजर्स आ चुके हैं। सोल लेशर वन ऑफ माय फेवरेट्स है।
वाली ने वहाँ पे निकाला, सेकंड ब्रदर को इग्नोर मारा, वो नीचे ज़मीन पे अनारकली की तरफ पड़ा हुआ है, वो सीधा बढ़ जाता है सलीम की तरफ और उसने मारा एक सोल लेशर और एक ही सोल लेशर में तुम्हें पता है ना कि वो सोल के ऊपर में अटैक करती है, उसका ओरिजिन सोल वहाँ पे बाहर आ जाता है और उसके साथ में क्या हुआ, इतना भयानक मंज़र तुम लोग सोच भी नहीं सकते। जब वो वहाँ पे पूरी तरीके से उस मिडिल एज आदमी को निपटा देता है तो फिर बारी आती है किसकी? यस, हमारे सेकंड ब्रदर की। सेकंड ब्रदर की मतलब फटी पड़ी है पूरी तरीके से कि कौन बचाएगा, कहाँ से बचाएगा, लेकिन कोई है ही नहीं। और वालिन कहता है अब तुम्हारी बारी, और ऐसा कहते ही वालिन उसकी तरफ बढ़ने लगा। और इस मोमेंट को देख के वहाँ पे सेकंड ब्रदर अच्छी तरीके से समझ चुका था कि अब ये जो फाइट है वो बिल्कुल एंड की तरफ पे बढ़ रहा है। मतलब अब मुझे यहाँ पर पूरी तरीके से अपना जोर शोर लगा देना होगा कि अगर अब ये फाइट बिल्कुल एंड की तरफ जा रही है तो मैं अपना 100% दूंगा। और ऐसा कहते ही वहाँ पे वो कुछ करता उससे पहले वालिन का वहाँ पे मुंह खुलता है और वहाँ पे मुस्कुराते हुए उसने यहाँ पे निकाल दिया अपना हुक्म का इक्का, द 1 बिलियन सोल फ्लैग। सोल फ्लैग के साथ साथ वहाँ पे सेकंड ब्रदर ने भी अपने स्पेल को इस्तेमाल कर दिया, जिसके साथ साथ उसके ऊपर में 1000 फीट बड़ा सा एंशिएंट डीमन अपने आप अपीयर हो जाता है। इसे देखकर वहाँ पे सभी लोग चौंक गए क्योंकि मोस्ट ऑफ द कल्टिवेटर्स जानते थे कि ये डीमन कौन है। पास्ट के दौरान इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा होती थी और ये एक ऐसा स्पेल है जो कि किसी भी कल्टिवेटर को कई हद तक पावरफुल बना सकता है। इसके बाद उन लोगों की फाइट जो थी वहाँ पे आगे बढ़ने वाली थी, लेकिन वाली समझ जाता है कि वो जो डीमन है वो इतना आसानी से हारने वाला नहीं होगा। जिस वजह से वाली ने यहाँ पर एक और मेरा फेवरेट ट्रेजर को निकाल लिया, जो कि था गॉड स्लेइंग चैरियट। गॉड स्लेइंग चैरियट 1 बिलियन सोल फ्लैग की इस कॉम्बो से वहाँ पे वाली फाइट करने वाला था। सच में ये बैटल में बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि अलग लेवल का ये बैटल होगा। इस मोमेंट को देखकर वहाँ पे सभी लोगों की बिल्कुल हालत ख़राब थी क्योंकि ये एक ऐसा बैटल था जिस बारे में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था एंड सब लोग इससे ऑब्वियसली इंजॉय कर रहे थे। वहाँ पर उन लोगों का बैटल और भी ज़्यादा इंटेंस होता जा रहा था, जिसे देखकर पब्लिक वहाँ पे कपड़े फाड़ रही थी। लेकिन उसी दौरान वहाँ पे चीली नाम के एक बुढ़ऊ ने आके उस फाइट को रोक दिया, जिसके बाद सबका मज़ा किरकिरा हो जाता है। मेरा नहीं बात कर रहा हूँ मैं, एक्चुअली में वहाँ पे जो लोग बैठ के समारोह में इस फाइट को इंजॉय कर रहे थे उनका हो जाता है। इसके बाद चीली सेकंड ब्रदर को अपने साथ में लेकर चले आते हैं। इनफैक्ट हम लोग का वालिन वहाँ पे बैठ के वाइन को एंजॉय करने लगा और पार्टी कंटिन्यू होने लगती है। और यहाँ पे जितने भी कल्टीवेटर्स वगैरह थे वो लोग वालिन की तरफ में ज़्यादा फोकस थे। इनफैक्ट पर्पल डिवीजन के बाय वी और फोर्थ सिस्टर को छोड़ के उनकी तरफ कोई जाता तक नहीं है, बस कुछ गिने चुने एक दो जन जाते उसके साथ में बातचीत करते हैं। इस दौरान तक वालिन उन दोनों के साथ में बिल्कुल भी बातचीत नहीं करता बल्कि उसे इग्नोर मारता है। लेकिन इस दौरान तक पूरी तरीके से जो पार्टी थी खत्म होने वाली थी क्योंकि शाम होने को आ चुकी है। और क्या ये लोग रात को पार्टी नहीं करते? हमारे यहाँ तो रात को भी होती है। शाम होने को आई थी और सभी लोग अपने अपने रास्ते जाने वाले थे, लेकिन फाइनली यहाँ पे ये तीनों यूनाइट होते हैं। बाईवी, वो लड़की और हम लोग का वांगलिन, ये तीनों मिलकर वहाँ पे एक दूसरे के साथ में हल्की सी बातचीत की। इस दौरान यहाँ पे बाईवी के साथ में बातचीत होती है, वांगलिन की उस लड़की के साथ नहीं, और इनकी बातचीत कुछ खास नहीं थी, बस उन लोगों ने वहाँ पे हेलो टाटा बाय बाय किया। इसी दौरान यहाँ पे वांगलिन उस लड़की की तरफ में मुड़ता, उसके साथ में बातचीत होती है और यहाँ पर वो लड़की पर्सनली बात करने आई थी। वहाँ पर उसने वांगलिन को बताया कि मैं इस सेरेमनी के खत्म होते ही मैं तुम्हें लेने आने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही तुम छूट गए, जिससे पता चलता है कि तुम्हारी पोटेंशियल कितनी ज़्यादा है। तो वालिन उसके ऊपर में पता नहीं बिल्कुल गुस्सा नहीं था, और हो सकता है क्योंकि जब वो दोनों वहाँ पर टेलीपोर्ट हुए थे तब वहाँ पर उस लड़की ने वालिन से प्रॉमिस किया था कि अगर तुम चाहो तो ये टेलीपोर्टेशन टेक्निक मैं तुम्हें भी सिखा सकती हूँ, जिस वजह से वालिन हो सकता है कि यहाँ पर उतना ज़्यादा गुस्सा नहीं था और उसे पता था कि यहाँ पर ये लड़की सिर्फ एक फेवर कर रही है, वालिन को हार्म नहीं करना चाहती। जिस वजह से वालिन ने उससे डायरेक्टली पूछ लिया कि क्या तुम मुझे ये टेलीपोर्टेशन सिखाओगी? तो वहाँ पर उस लड़की ने बोला कि मैंने जैसा कहा था मैं वैसा ही करूँगी। इसके बाद उसने एक जेट स्लिप निकाल के दी वालिन को और इसके अंदर में पूरा वो टेक्निक रखा हुआ था कि किस तरीके से इसे यूज़ करते हैं। इनफैक्ट उसने वहाँ पर एक एक्स्ट्रा बोनस भी दिया, और बोनस में केस नहीं है, हर बार बोनस में केस नहीं होता। यहाँ पर उसने एक एक्स्ट्रा रेस्ट्रिक्शन दिया जो कि उसे पर्सनली उसके मास्टर ने दिया था, और तुम्हें पता है मास्टर कौन है। तो इस रेस्ट्रिक्शन के साथ साथ वालिन वहाँ पे खुशी तो दिखाता नहीं है, लेकिन उसने उसे एक्सेप्ट भी कर लिया। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे वालिन उन दोनों से अलविदा कह के चले जाता है। इसके बाद वालिन पहुँच जाता है अपने उसी घर के अंदर जहाँ पर वो कुछ दिनों तक कल्टीवेट कर रहा था, और इन 3 महीनों में वहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं है। उसने अपना जो नाम लिखा था वो नाम वहाँ पर अभी भी था, मतलब कोई भी लफड़ा नहीं हुआ है। इसके बाद वालिन अंदर बैठ के सबसे पहले करेगा नए टेक्निक्स का एप्लीकेशन। उसने पहले देखा कि वो टेलीपोर्टेशन काम कैसे करती है। उस दौरान हमें पता चलता है कि ये जो टेलीपोर्टेशन है वो एक अलग तरीके से काम करता है। वालिन ऑलरेडी से इम्प्रेस था कि ये कुछ ही सेकंड्स के अंदर में लाखों किलोमीटर तक टेलीपोर्ट कर सकता है, मतलब एक एक्सीडेंट लेवल के बराबरी तक, जिसका मतलब अगर उसे ये स्पेल आएगा तो वो आराम से किसी भी पावरफुल कल्टीवेटर से बचकर भाग सकता है। जिस वजह से उसने इसे सीखना शुरू किया।
वालिन इस चीज़ को अच्छी तरीके से समझ चुका था, जिस वजह से उसने इसे प्रैक्टिकली अप्लाई भी किया। फर्स्ट टाइम वो कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि 50,000 किलोमीटर तक ही टेलीपोर्ट हो पाया एंड इस दौरान उसकी हालत ख़राब हो गई थी, मतलब धूल-मिट्टी वगैरह, और वो उसको सही तरीके से सँभाल भी नहीं पा रहा था। लेकिन फर्स्ट टाइम था और उसके अकॉर्डिंग वालिन काफ़ी अच्छी तरीके से किया। इसके बाद वालिन ने सोचा कि क्यों ना अब सेकंड वाले को अप्लाई करके देखा जाए। इसी दौरान वालिन ने इसे बिना कुछ सोचे समझे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इसकी टोटल 9 लेयर्स होते हैं और 9 लेयर्स को इस्तेमाल करने के बाद इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन वालिन इसे पूरी तरीके से इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ उसके 3 लेयर्स तक ही इस्तेमाल कर पाएगा ड्यू टू सम रीजंस, जिस वजह से वालिन ने इसे यूज़ करना वहाँ पे शुरू भी कर दिया। वालिन को इससे काफ़ी अच्छा इफेक्ट वहाँ पे नज़र भी आता है और वालिन इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा खुश भी था कि इसे 2 ऐसी चीज़ें मिल गई जो कि इन फ्यूचर इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक भी हो सकती है, जिस वजह से वालिन यहाँ पे एकदम चिल मोड में था। अब फाइनली वो समय आ चुका था कि जहाँ पर वांगलिन को वो दाव यानी कि वो जो टीचिंग्स है मेन मास्टर की वो मिलने वाली थी। मतलब लास्ट दिन, जिस दिन खुद ऑल सीरा वहाँ पे अपीयर होंगे, सभी लोगों को सिखाएंगे और वो समारोह वहाँ पे अब स्टार्ट हो चुका था। इस दौरान वालिन देखता है कि वो जो भी डिविजन्स एक्सेप्ट पर्पल यानी कि जो बाकी के 6 डिविजन्स हैं, उनकी पावर्स इतनी ज़्यादा है कि कोई भी एक डिवीजन आराम से जाके पूरे सुजाकू को मार सकता है। यहाँ तक कि वहाँ का जो सुजाकू है, टाइटल सुजाकू, उसकी भी पावर्स इनके सामने कुछ नहीं है, जिस वजह से यहाँ पे वालिन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ से इम्प्रेस भी हुआ। इसके बाद ही लास्टली जो मेन पूरे पार्टी का मेन लाइमलाइट यानी कि स्पॉटलाइट में आने वाला है, वो आता है जो कि था ऑल सीर। ऑल सीर वहाँ पे जैसे ही अपीयर होता है तो उसने वहाँ पे बताया कि उसने एक नए गेस्ट को वहाँ पे बुलाया है। नए गेस्ट नहीं, मतलब उसने एक गेस्ट को बुलाया है जो कि कल्टीवेशन अलायंस का है। इसी दौरान वहाँ पे एक अचानक से फिगर अपीयर होता है, कई सारी रेज एक साथ इकट्ठा होकर, और उसकी जो अपीयरेंस थी वो ऑलमोस्ट 40 साल के आसपास नजर आती है, ना ज़्यादा बुढ़ा ना ज़्यादा जवान, लेकिन उसकी पावर्स इतनी ज़्यादा थी कि वो ऑलमोस्ट ऑल सीर के साथ में तू तड़ाक कर सकता था। उसे देखते ही सभी लोग सर नीचे कर देते हैं, सिर्फ ऑल सीर को छोड़ के। इसी दौरान वहाँ पे ऑल सीर बताता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपका एक अवतार यहाँ पर आया। समझ लो, अवतार को भेजा है ऑल सीर के पास में, मतलब कौन से ओहदे पर है वो, कुछ कह भी नहीं सकते। उसकी पावर्स के रिगार्डिंग एग्जैक्टली हम लोग को नहीं बताया जाता, लेकिन उसके कंधे के ऊपर में एक सेबल था। जिन लोगों को नहीं पता कि सेबल क्या होता है, सेबल एक तरीके का जानवर है जो कि क्यूट मैमल टाइप का है। उसके बॉडी काफ़ी ज़्यादा फरी होती है और कुछ खास वो अटैकिंग मैनर में नज़र नहीं आता, और उसकी 3 आंखें थी। वो काफ़ी एक रेयर बीस्ट होता है, उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा कि तुम अंदाज़ा तक नहीं लगा सकते हैं। उसकी स्पीड को फिलहाल अगर कोई मैच कर सकता है तो वो है वांगलिन का मून ब्लेड। इसी दौरान यहाँ पे ये भी पता चला कि वो एंशिएंट बीस्ट के टाइम से बिलोंग करता है। उसकी पावर्स भी बहुत ज़्यादा होती है अडल्ट्स के टाइम पर, लेकिन बचपन के टाइम पर उसे कुछ गिने चुने ही अटैक्स आते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा उसकी पावर्स बहुत ज़्यादा बढ़ेंगी। बचपन के टाइम पर उसके पास में सिर्फ एक ही एडवांटेज है कि वो बहुत ज़्यादा तेज़ है और कुछ नहीं। इसी दौरान यहाँ पे उन लोगों के बीच में काफ़ी ज़्यादा चिट चैट हुई, जिसके बाद वहाँ पर ऑल सीर बैठ जाता है पलथी मार के सभी लोगों को ज्ञान पिलने। जब इधर उधर की बातें और भी चल रही थी, तभी इसी दौरान वो सेबल एक ही झटके में गायब होता है और वो पहुंच जाता है किसी के कंधे के ऊपर में, और वो कंधा किसी और का नहीं था बल्कि वालिन का था। इसी दौरान वालिन उस चीज़ को देख के काफ़ी ज़्यादा चौंक गया। वालिन जानता था कि ये इतने ज़्यादा लड़ाई झगड़े वाला बीस्ट नहीं है, लेकिन स्टिल ये उस कल्टीवेशन अलायंस के मैसेंजर या फिर जो भी है उसका है, तो जिस वजह से इसे संभल के रहना पड़ेगा। लेकिन यहीं पे हमें पता चलता है कि ये जो सेबल था वो एंशिएंट गॉड्स के टाइम से बिलोंग करता था। इसकी स्पीशीज बहुत ज़्यादा रेयर होती है, लेकिन हमें एक बात पता चलती है कि एंशिएंट गॉड्स इसे एज अ पेट हमेशा रखते थे, लेकिन कभी भी वो लोग इसे जाके हरा कर मार कर अपने साथ में नहीं रखते थे, बल्कि ये अपने आप ही उसके पास चले आते थे और एंशिएंट गॉड्स इसे खुद के बच्चे की तरह पालन पोषण करते थे। वो लोग काफ़ी इसे पसंद करते हैं। तुम्हें पता है कि उनकी जो कल्टीवेशन है वो हज़ारों सालों तक चलती रहती है, तो इसका भी वही सीन था, जिस वजह से यहाँ पे ये जो सेबल्स है इनकी भी कल्टीवेशन मतलब इनकी लाइफ स्पैन हम लोग को ऑलमोस्ट 1000 साल से भी ज़्यादा नज़र आती है। और मैंने अब तक जो बात कही, इस बात को सुनकर तुम लोग समझ गए होंगे कि आखिर ये जो सेबल है वो वालिन के पास में क्यों आया है। लेकिन इसके पास में अभी भी एंशिएंट गॉड बॉडी नहीं है। उस सेबल को हल्का सा महसूस होता है कि इसकी बॉडी के पास में एंशिएंट गॉड और है, जिस वजह से वो इस तरफ अट्रैक्ट हुआ। लेकिन जब वो देखता है कि बहुत कम है तो वो वापस वहाँ से चला जाता है। लेकिन इसी बीच जब वो उसके कंधे के ऊपर में था तो वालिन ने एक स्पिरिट स्टोन निकाल के उसे खाने के लिए दिया, लेकिन वो उस चीज़ को अवॉइड करके भाग जाता है। इसके बाद वालिन ने अपने हाथों में एक सेलेस्टियल जेट को निकाला, जिसके बाद वो सेबल वापस उसके कंधे पर आ गया, उसे लेकर चला गया, और ऐसे करते हुए उसने कई सारे सेलेस्टियल जेट्स को निकाला और ये सेबल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से वहाँ पर जा रहा था। एक ही झटके में आता लेके चले आता, वालिन को पता तक नहीं चलता, इतना ज़्यादा स्पीड था। इस चीज़ को वहाँ पर उस कल्टीवेशन अलायंस का जो भी आया था एल्डर सुन, हाँ अभी नाम उसका याद है, एल्डर सुन नोटिस कर लेते हैं, लेकिन उन्होंने कुछ कहा नहीं। और जिस हिसाब से इनकी पावर्स है ना, मुझे लगा इन लोगों को एरोगेंट होना चाहिए था,
लेकिन वो लोग उतने ज़्यादा एरोगेंट नहीं थे। ऑल सीर भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा था, ये भी काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। कमीनापंती अंदर ही अंदर होगा लेकिन ठंडा है। इसके बाद ऑल सीर वहाँ पर अपना ज्ञान पेलना शुरू कर दिए एंड ऐसा कहने के बाद उसने वहाँ पे बोलना शुरू किया। उसने बताया कि 10,000 सालों की कल्टीवेशन में मैंने अब तक इस चीज़ को जाना है कि कल्टीवेटिंग दाओ 2 वर्ड्स हैं, जिनमें से कल्टीवेटिंग का मतलब होता है कि आपने जो स्टार्टिंग से लेकर एसिडिक लेवल तक की कल्टीवेशन को ऑब्टेन किया, उसे हम लोग कल्टीवेटिंग में कह सकते हैं। लेकिन उसके आगे की जो कल्टीवेशन है, उसे हम लोग दाओ के रेफरेंस में मान सकते हैं। इसके साथ-साथ दाओ जो है वो 3 लेवल्स के अंदर में डिवाइडेड है, इस बारे में उसने बताया। उसके बाद ही वान लिन अपने दिमाग में बस एक चीज़ सोच रहा था कि जैसा ऑल सीड ने बताया उसके अकॉर्डिंग कल्टीवेटिंग दाओ अगर एक्चुअल कल्टीवेशन है, तो मैंने जो सुना था कल्टीवेटिंग पास्ट और कल्टीवेटिंग ट्रूथ, इसके साथ-साथ कल्टीवेटिंग दाओ, आखिर ये तीनों चीज़ें क्या है? और वान लिन के मन में ये जो सवाल चल रहा था, उसे ऑल सीड आराम से समझ पाता है। जिसके बाद उसने वहाँ पे वान लिन से पूछा कि क्या तुम्हारे मन में कोई दुविधा है? इस चीज़ को देखकर वहाँ पे सभी लोग चौंक गए, क्योंकि ऑल सीड अगर किसी से पूछे तो वो किसी के लिए ऑनरेबल चीज़ हो सकती है। और वान लिन इतना ज़्यादा ऑनरेबल हो गया कि अब सबकी आंखों में खटकना भी शुरू हो गया। लेकिन वान लिन ने अपने मन में जो दुविधा थी उस बारे में पूछा। इसके बाद वहाँ पे ऑल सीड ने बताया कि तुम जो कहना चाहते हो बिल्कुल सही सोच रहे हो। कल्टीवेटिंग दाओ हमारे आगे की कल्टीवेशन है, लेकिन जो कल्टीवेशन ट्रूथ और पास्ट के बारे में तुम कह रहे हो, ये सेलेस्टियल ड्रीम के दौरान थी। लेकिन जैसे सेलेस्टियल ड्रीम हज़ारों सालों पहले जब पूरी तरीके से तबाह हो गई, तो उसके साथ कल्टीवेटिंग पास्ट और ट्रूथ ये दोनों ही खत्म हो जाती है। इन दोनों को कल्टीवेट कर पाना अभी के दौरान उतना ज़्यादा पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन फिलहाल हम सभी लोग कल्टीवेटिंग दाव की तरफ में ही बढ़ते हैं। तो इसके बाद यहाँ पे वान लिन अच्छी तरीके से समझ गया कि आखिर उसका मतलब क्या था। जिसके बाद वहाँ पे वान लिन ने पूछा कि आखिर कल्टीवेटिंग दाव की जो थर्ड लेयर है उसके बारे में आपका क्या मानना है, मतलब आखिर में वो है क्या? तो इस बारे में ऑल सीड ने एक ऐसा जवाब दिया जिसे सुनकर वान लिन बहुत ज़्यादा चौंक गया। तो वहाँ पर ऑल सीड ने बताया कि ये थर्ड लेयर कुछ ऐसी चीज़ है जिसे मैं पर्सनली नहीं समझ पाया था। इस बात को सुनकर सब लोग चौंक गए कि ऐसा कल्टीवेटर जिसने हज़ार सालों से कल्टीवेट किया इतना ज़्यादा पावरफुल है, उसे कैसे नहीं पता इस बारे में। लेकिन वहाँ पे ऑल से सभी चीज़ों को क्लियर करते हुए बताते हैं कि मैं खुद पास्ट के दौरान तुम्हारे जैसे ही कल्टीवेटर था, मुझे भी बहुत ज़्यादा जिज्ञासा थी जानने की, लेकिन उस दौरान मुझे कोई गाइड करने वाला नहीं था और मैं भी जब स्टक हो गया तब मुझे वो मिलता है। और ये वो शब्द सबके मन में बस गूंजने लगा कि आखिर ये है कौन जो कि ऑल सीड को गाइड कर सकता था। तो इस बारे में ऑल सीड वहाँ पे कुछ ज़्यादा नहीं बताता, बस उसने इतना कह दिया कि जब मैं एक जगह पे स्टक हो गया था तो वहाँ पर मुझे गाइड करने वाला कोई और नहीं था, तो इसी कल्टीवेटर की वजह से मुझे आगे के रास्ते के बारे में पता चला। इसी दौरान वहाँ पे उसने बताया कि आज मैं तुम लोगों को एक मीडियम ग्रेड का सेलेस्टियल स्पेल को यहाँ पे इस्तेमाल करके दिखाऊंगा। जिसके सुनने के बाद सब लोग बहुत ज़्यादा चौंक गए, क्योंकि इस तरीके के सेलेस्टियल स्पेल्स बहुत ज़्यादा रेयर होते हैं। अगर तुम्हें किस्मत से लो ग्रेड का सेलेस्टियल स्पेल भी मिल जाए, बहुत बड़ी बात है, और यहाँ तो ये एक मीडियम ग्रेड का है। ऑल्सी ने वहाँ पे बताया कि वो किसी को भी इस स्पेल के बारे में बोल कर नहीं बताएंगे, बल्कि डायरेक्टली डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाएंगे। इसी दौरान हम लोग को एक सीन नजर आता है जहाँ पर होराइजन के पास से एक पावरफुल कल्टीवेटर वहाँ पे काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है, और ये कोई और नहीं था बल्कि दालुओ सेक्ट का मेन लीडर था। यहाँ पर हम लोग को पता चला कि दालुओ सेक्ट जो है वो हेवेंस फेट सेक्ट के बाद सेकंड नंबर पर आता है सबसे पावरफुल सेक्ट के अंदर में, वो भी तियानन ब्रांड के ऊपर। मतलब इसका भी औहदा बहुत ज़्यादा है, कल्टीवेशन ऑलमोस्ट ऑल सीड के पास हो सकती है। लेकिन तभी वहाँ पर हम लोग को पता चला कि ये कल्टीवेटर कोई और नहीं बल्कि हम लोगों का लिंग तियान हो था। वान लिन इसे देखते पहले ही नज़र में पहचान लिया, क्योंकि उसने इसे पहले भी देख रखा था, और तो उसके पास में वो जो स्वॉर्ड था वो सर्पेंटाइन स्वॉर्ड था। लिंग तियान हो यहाँ पे ऑल सीड को आगे ग्रीट करते हुए बोलते हैं कि तुम्हारी बर्थडे पार्टी में हम ना, ऐसा हो नहीं सकता। जिसके बाद उन लोगों के बीच थोड़ी सी चिट चैट हुई, और वहाँ पर ऑल सीड ने बोला अब तुम यहाँ पर आ ही गए हो तो मैं सभी लोगों को सिखाने वाला था कि एक मीडियम ग्रेड के सेलेस्टियल स्पेल को किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो क्यों ना मैं इसका डेमोन्स्ट्रेशन तुम्हारे ऊपर करूँ, तो प्लीज़ इसे डिफेंड करना। इसी दौरान हम लोगों को पता चलता है कि लिंग तियान हो के पीछे में उसी के सेट के तकरीबन 10,000 और भी डिसाइपल्स आए थे, और वो सभी लोग वहाँ पे खड़े थे लिंग तियान हो के साथ में। इसके बाद ऑल सीड ने जब वो हमला करना वहाँ पे शुरू किया, तो यहाँ पर लिंग तियान हो ने भी अपने किलिंग बीस्ट को निकाल दिया। तुम लोगों को पता है कि ये किलिंग बीस्ट एक वान लिन के पास में भी है। तो जैसे ही वो किलिंग बीस्ट वहाँ पे अपीयर होता है, तो वान लिन के सोल फ्लैग के अंदर का किलिंग बीस्ट भी वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्ट करने लगा। ऐसा मानो लग रहा था कि वो अभी बाहर आ जाएगा सिर्फ उस किलिंग बीस्ट की प्रेशर की वजह से। लेकिन वान लिन अपने मिलियन सोल फ्लैग का यूज़ करके वहाँ पर उसे दबा के रख देता है, वरना शायद से लिंग तियान हो को पता चल जाता इस किलिंग बीस्ट के बारे में, तो शायद से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती थी। इसी दौरान वहाँ पे ऑल सीड ने फाइनली उस हमले को किया, लेकिन यहाँ पे जो किलिंग बीस्ट था वो उस सेलेस्टियल स्पेल की जो भी प्रेशर थी उसको झेल नहीं पाता, और वो वहाँ पर वापस चला जाता है। जिसके बाद यहाँ पे लिंग तियान हो ने उस वर्ड का इस्तेमाल किया उस चीज़ को रोकने के लिए, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ये हमला एक्चुअली में कोई अटैक नहीं है,
बल्कि एक ऐसा स्पेल है जो कि किसी भी कल्टीवेटर को कहीं पे भी टेलीपोर्ट कर देता है। और चौंको मत, हाँ पता 2-3 एपिसोड से सिर्फ टेलीपोर्टेशन ही सुन रहे हैं, लेकिन इसी तरीके का सीन था। यहाँ पर लिंग तियानहू काफ़ी ज़्यादा चौंक गया, क्योंकि उसके पीछे में यानी कि ऑल सीर के पीछे में एक बड़ा सा वोर्टेक्स टाइप का क्रिएट होता है एंड उसके अंदर में लिंग तियानहू के जितने भी डिसाइबल्स थे वो लोग कंट्रोल खो देते हैं और एक ही बार में उसके अंदर में अब्जॉर्ब हो गए, जिसके बाद वहाँ पे 10,000 डिसाइबल्स की जो भीड़ थी वो एक ही नज़र में गायब हो गई। इस चीज़ को देख के वहाँ पे लिंग तियानहू थोड़े से गुस्सा हुए और उन्होंने गुस्सा नहीं दिखाते हुए कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस बनाए और उसने ऑल सीर से कहा कि आखिर मेरे डिसाइपल्स हैं कहाँ, उसे जल्द से जल्द लौटा दो। जिसके बाद ऑल सीर यहाँ पे रिप्लाई करता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ चले गए, लेकिन इसी दौरान तक लिंग तियानहू वहाँ पे गुस्से होने लगे थे। तभी वहाँ पे ऑल सीर ने उसे बताया कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो जहाँ भी गए हैं सिर्फ 3 दिनों के अंदर ही आ जाएंगे। इसके बाद ही इस स्पेल का जो डेमोन्स्ट्रेशन था वो खत्म हो गया। इस दौरान तक कई सारे कल्टीवेटर्स ने वहाँ पे इस चीज़ को सीखने का ट्राई किया, लेकिन कई सारे कर भी पाते और कई सारे नहीं भी। और वांगलिन के लिए पहली बार में से सीख जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन उसे काफ़ी चीज़ें यहाँ सीखने को मिली। तो इसी के साथ आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर अच्छी लगी है तो इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है।